वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज है उसका पार्ट नंबर 4। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन ले रहे हैं 10 क्वेश्चन। दोस्तों इन 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से यानी सोल्व कर लें, इनको याद कर लें, क्योंकि दोस्तों यदि आपकी जो एयरफोर्स की एग्ज़ाम हो, आपकी कोई भी शिफ्ट में हो, आपको इन 10 क्वेश्चनों में से आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों आज के जो 10 क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन यानी प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं, तो इनको अच्छी तरह से सोल्व कर लें। कोई भी इस क्वेश्चन दोस्तों आज का छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों यदि आप साथ ही साथ इन क्वेश्चनों की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ से आप हमारी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों आपको टेलीग्राम पर भी आपको जा सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको सभी प्रीवियस हमारी PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब आज का पहला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का संबंध होता है। यानी दोस्तों हमें बताना है कि ऊष्मागतिकी का जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है उसका जो रिलेशन होता है, हमें बताना है कि किसके कंजर्वेशन से होता है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, मोमेंटम, एनर्जी, मास एवं टेम्परेचर। दोस्तों याद रखना, जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है वो हमारा जो ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत होता है उस पर आधारित होता है, यानी एनर्जी के कन्वर्जन का जो हमारा प्रिंसिपल होता है उस पर आधारित होता है। देखिए दोस्तों, जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो क्या कहता है कि कोई निकाय है उसको दी गई जो ऊष्मा है, यानी इस क्यू का मान है यह है, इस पर जो किया गया कार्य डी इसके द्वारा दोस्तों जो किया गया कार्य DW एवं इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन DV के बराबर होता है। यानी इन दोनों में यानी जो हमारी एनर्जी होती है दोस्तों वो कंजर्वेशन होती है, यानी संरक्षित रहती है, क्योंकि क्यों जितना क्यों इसे दिया जाएगा उतना ही क्यों यानी उसके कार्य में और उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, कोई भी ऊष्मा की हानि नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी ऊर्जा होगी हमारी वो संरक्षित रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तात्कालिक धारा का मान है I = 4 cos ω t+5 एम्पियर है तो धारा का वर्ग माध्यम मूल मान होगा। यानी दोस्तों हमें तात्कालीन धारा का मान दिया हुआ है और हम जानते हैं तो धारा का जो हमारी इक्वेशन होती है दोस्तों वो हमारी होती है I0 cos, या फिर यहाँ पर साइन भी हो सकता है, वो होती है ω t+5। दोस्तों इस इक्वेशन से अपन तुलना करते हैं तो यहाँ पर में I0 का मान वो 4 प्राप्त हो जाता है, और हम जानते हैं यानी हमें पूछा गया है IRMS का मान, धारा का वर्ग माध्यम मूल मान। ये दोस्तों IRMS होता है, इसका फॉर्मूला होता है I0/√2। तो यहाँ से इस इक्वेशन की तुलना अपन हमें दी हुई इक्वेशन से करते हैं तो I0 का मान हमें 4 प्राप्त होता है। तो 4 को यदि अपन √2 से डिवाइड करते हैं तो समान निकल कर आता है 2√2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए हुए तापमान पर गैसों के अणुओं का वर्ग माध्यम मूल मान होगा। यानी दोस्तों में दिया हुआ कोई गैस है उसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है T, यानी कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ है उस पर हमें बतानी है कि इसके जो अणुओं का वर्ग माध्यम मूल मान होगा, यानी VRMS से वो अणुभार पर किस प्रकार से यानी परिवर्तित हो है, यानी अणुभार पर किस प्रकार से वह निर्भर करता है। दोस्तों हम जानते हैं जो गैस के अणुओं का वर्ग माध्यम मूल मान का जो फॉर्मूला होता है VRMS = होता है हमारा, याद रखना यहाँ पर गामा RT/m का रूट होता है। दोस्तों अपन देखते हैं यदि हमें टेम्परेचर कोई निश्चित मान दिया हुआ है, R भी हमारा नियत होता है और ये जो गामा का मान होता है ये भी हमारा एक नियतांक है। तो जो VRMS होता है दोस्तों वो √m के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा डी वाला। यानी इस फॉर्मूले से अपन देखते हैं कि जो VRMS होता है वो जो हमारा अणुभार होता है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इन्वर्सली हमारा प्रोपोर्शनल है किसके, मोलिकुलर है उसके स्क्वायर रूट के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी द्रव्यमान तभी उबलता है जब इसका वाष्प दाब, यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि कोई द्रव है यदि उसको गर्म किया जाता है तो वह को उबलने लगता है। तो जब वह उबलता है तो कौन सी अवस्था का, यानी कि कौन से, यानी कि कब उबलता है दोस्तों में बताना। ऑप्शन दिए हुए हैं
कि उसका जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या पारे के यानी जो हमारा यानी 76 cm होता है सेंटीमीटर, उसके बराबर हो जाता है, या क्रांतिक दाब के बराबर होता है, या वातावरण के औष्णांक के बराबर है। यानी दोस्तों हमें बताना है, याद रखना, जब भी कोई द्रव्य को अपन गर्म करते हैं तो दोस्तों उसका जो दाब होता है उसका मान कम होता जाता है, और जब उसका जो दाब होता है यानी कि जो प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय प्रेशर के इक्वल होता है, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो दोस्तों वह उबलने लग जाता है। यानी यदि यह द्रव हमारा जल होता है तो जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो फिर यह उबलने लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एयरफोर्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपकी एयरफोर्स की एग्ज़ाम हो दोस्तों वो अगस्त के 3rd वीक में हो सकती है। पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारी जो यूपी में 2 बीएड की एग्ज़ाम होगी दोस्तों वो 9 अगस्त को अटैम्प्ट होनी है, और उसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आपकी एयरफोर्स की एग्ज़ाम भी हो सकती है, तो आप पढ़ाई को रेगुलर जारी रखें। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सोल्व कर ले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वरितर वायु में 200 कंपन प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। यदि ध्वनि का वेग 300 मीटर पर सेकंड हो तो उत्पन्न तरंग दैर्ध्य होगी। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कोई स्वरितर है वो 256 कंपन प्रति सेकंड उत्पन्न कर रहा है। यानी दोस्तों एक सेकंड में कंपनों की संख्या हम जानते हैं वो हमारी आवर्ती कहलाती है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी हमारी 256। और यहाँ पर हमें ध्वनि का वेग दिया हुआ है यानी वी का मान दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेवलेंथ हमें पूछी गई है यानी तरंग दैर्ध्य का मान पूछा है। तो हम जानते हैं दोस्तों वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है v अपॉन में होता है f, यानी हम जानते हैं जो वेग इक्वल टू होता है वो होता है हमारा म्यू लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है वेग के बराबर। तो ये जो वेवलेंथ हमारा हो जाएगा वे वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यदि वेलोसिटी में 330 दी हुई है और फ्रीक्वेंसी 256 दी हुई है, तो 330 में यदि अपन 256 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों हमारा निकल कर आता है 1.11 निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल कुंड के बांध की मोटाई पेंदे पर अधिक होती है क्यों। यानी दोस्तों हमें बताना है कि कोई हमारा बांध होता है उसकी जो पाल बनाई जाती है यानी कि दोस्तों इसकी जो दीवार बनाई जाती है उसको नीचे से मोटा रखा जाता है, वो क्यों रखा जाता है वो आपको बताना है। आपको दिए हुए है कि गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ती है, या गहराई के साथ जल का घनत्व बढ़ता है, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है, गहराई के साथ जल का ताप बढ़ता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो रो जी एच होता है, यानी जैसे जैसे दोस्तों हमारी जो हाइट का मान अधिक होता जाता है जो प्रेशर का मान भी अधिक हो जाएगा। तो ये जो बांध में यदि जल भरा है तो दोस्तों जैसे जितनी अपन गहराई पे जाएंगे प्रेशर का मान अधिक हो जाएगा, तो प्रेशर के कारण इस दीवार पर अधिक फोर्स लगाया जाएगा। तो दोस्तों इस दीवार को यहाँ पर स्थायी रूप से यानी रखने के लिए नीचे से मोटी बनाई जाती है, जिससे कि यह अधिक फोर्स को सहन कर सके, अधिक प्रेशर को सहन कर सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी जो बांध की जो हमारी दीवार होती है वो नीचे से जो मोटी बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है कि जो प्रेशर होता है वो वाटर का वो जैसे जैसे डेप्थ का मान बढ़ता है दोस्तों वो इंक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में नमक घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव। यानी दोस्तों आपको बताना है यदि आपको जल दिया हुआ है उसके अंदर यदि नमक घोल दिया जाता है तो मैं बताना जो सरफेस टेंशन होगी वो किस प्रकार से चेंज होती है, किस प्रकार से परिवर्तित होती है। दोस्तों याद रखना यदि जल के अंदर नमक घोल दिया जाएगा तो इसका जो पृष्ठ तनाव होगा दोस्तों वो बढ़ जाएगा। दोस्तों कई बच्चे इसका इंक्रीज कर दें यानी डिक्रीज कर देंगे, कम हो जाएगा। दोस्तों कम नहीं होगा, कम कब को होता है दोस्तों आपको बता देता हूँ, जब किसी द्रव के अंदर अति घुलनशील पदार्थ मिलाते हैं तो दोस्तों उसका जो पृष्ठ तनाव होता है द्रव का वो बढ़ जाता है, और यदि दोस्तों इसमें अघुलनशील पदार्थ मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव घटता है। यानी यदि जल के अंदर
NaCl वगैरह यानी नमक के वगैरह कुछ मिलाए जाते हैं जो इसके अंदर पूर्ण रूप से घुलनशील हो तो इसका प्रस्थ नाव बढ़ा देंगे। यदि इसके अंदर साबुन, एल्कोहल इस तरह के अति यानी अघुलनशील पदार्थ मिलाते हैं तो दोस्तों क्या होगा, इसका जो प्रस्थ नाव होता है वो कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यदि यहाँ पर साबुन दिया हुआ होता तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता हमारा। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग के एक प्रयोग में तार की लंबाई तथा त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो y का मान होगा। यानी कि दोस्तों आपको बताना है, यानी कि तार दिया हुआ है आपको और ये हमें बताया गया उसकी लेंथ और उसकी जो रेडियस है दोनों को अपन 2 टाइम्स कर दें यानी 2 गुना कर दें तो इसका जो हमारा प्रत्यास्थता गुणांक होता है y, इसका मान बताना आपको किस प्रकार से परिवर्तित होगा यानी किस प्रकार से चेंज होगा। दोस्तों याद रखना, जो हमारा प्रत्यास्थता गुणांक y का मान होता है यह पदार्थ की आकृति या उसकी मोटाई पर डिपेंड नहीं करता है, यह ओनली इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ये तार हमारा होता है ये किस धातु का बना हुआ उस धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी दोस्तों को तांबे का तार है उसकी लंबाई को कितनी कर दें, उसकी त्रिज्या को कितनी कर दें, कितना मोटा ले लें, उसके लिए जो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक y का मान होता है वो हमेशा नियत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना, जो हमारा प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो तार की लंबाई पर और जो त्रिज्या होती है उस पर डिपेंड नहीं करता। जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक वो ओनली धातु की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपग्रह पृथ्वी की ओर खिसक जाता है तो उपग्रह का आवर्तकाल होगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कोई पृथ्वी के चारों ओर कोई उपग्रह गति कर रहा है, यदि वह पृथ्वी की ओर खिसक जाए तो आपको बताना है कि उसका जो आवर्तकाल होगा वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा। तो दोस्तों याद रखना, जो आवर्तकाल का जो स्क्वायर होता है केपलर के जो तृतीय नियम होता है वो बताता है कि कोई ग्रह है जो किसी भी यानी कोई उपग्रह किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर काट रहा है तो यदि उसकी ग्रह से दूरी r है और उसका आवर्तकाल t है तो उसके अंदर जो संबंध होता है वो बताया कि टी स्क्वायर होती है वो r³ के समानुपाती होती है। तो दोस्तों इस अपन से देखते हैं इस इक्वेशन से r का मान जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे t का मान भी बढ़ेगा, यदि r का मान डिक्रीज किया जाता है तो t का मान भी डिक्रीज हो जाएगा। हमें दिया हुआ है यदि उपग्रह पृथ्वी की ओर खिसक जाए, यानी कि दोस्तों यदि उपग्रह पृथ्वी की ओर आ जाएगा तो r का मान कम हो जाएगा, यदि r का मान कम होगा तो हमारा जो आवर्तकाल है इसका मान भी कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी उपग्रह पृथ्वी की ओर खिसक जाएगा तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू में दिया हुआ है 4i कैप प्लस -3j कैप एंड b इज इक्वल टू दिया हुआ है 8i कैप प्लस 8j कैप के परिणाम में इकाई सदिश होगा। यानी कि दोस्तों आपको बताना है इसका जो परिणामी होगा उसका आपको बताना है इकाई सदिश क्या होगा। दोस्तों इसका जो परिणामी निकालेंगे अपन जानते हैं परिणामी यदि कोई सदिश निकालते हैं उसका परिणामी होता है a प्लस b कर देते हैं। तो दोस्तों इनको जोड़ते हैं तो 8 4 हमारा हो जाएगा 12 और 8 - 3 हो जाएगा हमारा कितने, ये हो जाएगा 5। और दोस्तों इसको आगे अपन इसका वो निकालेंगे मैग्नीट्यूड यानी इसका परिणाम निकालेंगे परिमाण, दोस्तों वो हो जाएगा इसका परिणाम हो जाएगा 12 की स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 5 की स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसका रूट करेंगे योग करके योग हो जाएगा हमारा 169 और इसका रूट करेंगे 13। यानी दोस्तों मैग्नीट्यूड प्राप्त हो गया हमें 13। और दोस्तों जो इकाई सदिश निकाला जाता है वो क्या निकाला जाएगा, इसका परिणामी सदिश का जो परिणामी सदिश हो जाएगा उसके अंदर इसका परिणामी का मैग्नीट्यूड का अपन डिवाइड कर देंगे तो इसका इकाई सदिश निकल कर आ जाएगा। तो यानी इसका जो मैग्नीट्यूड हमें प्राप्त हुआ था वो हमें प्राप्त हुआ था 12 और 5 से, और 12 और 5 में से हमारा जो मैग्नीट्यूड प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है 13। तो इसको 13 से डिवाइड कर देंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है आपके लिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको कल जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें पूछा था कि इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो दोस्तों बहुत से बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया था, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी किसी द्रव्य की बूंद को यदि आवेशित करता है तो वह सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है दोस्तों उसकी घट जाती है, क्योंकि यदि कोई बूंद है उसको किसी आवेश से आवेशित करते हैं
तो जो आवेश होता है दोस्तों वो समान प्रकृति के आवेश पर नज़दीक आते हैं, तो हम जानते हैं समान प्रकृति के आवेश के अंदर प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होने के कारण इसके फैलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, यानी कि सिकुड़ने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति डिक्रीज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉयसर है। बच्चों ने राइट आंसर दिया था। दोस्तों आपके लिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन है निकल तथा लोहे का क्यूरी ताप होता है क्रमशः। यानी दोस्तों हमारा जो निकल होता है और जो लोहा होता है उसका क्यूरी ताप आपको बताना है वो कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है, और इसका राइट आंसर इससे अगली वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।